हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट का अभी पेपर हुआ था जोधपुर एम्स में। जोधपुर एम्स का उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, इसके अंदर पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग टार्सल बोन इज मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर। कौन सी टार्सल बोन है जो सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होती है? कौन सी टार्सल बोन है जो सबसे ज्यादा फ्रैक्चर है? तो पहला पूछा था कैल्किनियस टेलस और नेविकुलर बोन और क्यूबर्ड बोन। तो इसके अंदर जो राइट आंसर था वो था आपके कैलेनियस बोन। ये इसका राइट आंसर था। कैलेनियस बोन होती है जो हील की बोन होती है, पैर में जो टार्सल बोन होती है उसमें सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होने वाली कैलेनियस बोन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन। सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन शुड बी एडमिशन। जो LMWH इंजेक्शन आता है जो कि सबक्यूट दिया जाता है, तो सबक्यूटेशनली दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, इंट्रावेनसली दिया जाता है, इंटरनर्मली दिया जाता है। तो इसका आंसर था, जो राइट आंसर था वो सबक्यूटेनियसली। ये इंजेक्शन सबक्यूट दिया जाता है, सबक्यूटेशनली दिया जाता है। और तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था A leader can be effective in one circumstance and can be ineffective to another circumstance. This is a leader's ability to adapt, which can be their most important tool in the work. This history of leadership is known as। तो ऐसी हिस्ट्री लीडरशिप की क्या कहलाती है? तो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप कहलाती है, ऑटोक्रेटिक कहलाती है, या कंटिजेंसी कहलाती है, या डेमोक्रेट कहलाती है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर था ये था 3 नंबर जो था सी आंसर, इसका राइट आंसर था कंटिजेंसी, इसका राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लीडरशिप स्टाइल एडेप्टिव टू मेक क्रूशियल डिसीजन दैट नीड टू बी मेड ऑन the spot when dealing with unexperienced and new team member, and there no time to wait for team member to gain familiarity with their role is known as। ऐसी लीडरशिप को क्या बोलते हैं, क्या नाम से जानते हैं? तो उसमें ऑप्शन था ऑटोरिएटिव, पार्टिसिपेटरी, या डेमोक्रेटिक, या कोचिंग। तो इसके अंदर ऑथोरेटिव जो है, इसके अंदर जो था ऑथोरेटिव जो था वो राइट आंसर था। ए जो ऑथोरेटिव है इसका राइट आंसर था। इसके बाद में ये इमेज आई थी जिसके अंदर ये पूछा था कि ये बैक्टीरिया कौन सा है। ये एक इमेज आई थी जिसके अंदर बैक्टीरिया का पूछा था। हाँ, कौन सी टेक्निक से ये पता लगा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन था कि एसिड फास्ट स्टेनिंग यूज इन अबव स्लाइड शोइंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इज नेम। कौन सी टेक्निक है जिससे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का पता लगाया जा रहा है? तो कौन सी टेक्निक है? तो ये जील नेल्सन स्टेनिंग, ये टेक्निक है इसका राइट आंसर। ग्राम स्टेनिंग वगैरह नहीं था, और एल्बर्ट स्टेनिंग ये भी नहीं था, और ये भी नहीं था। तो ये
जिमेस वगैरह स्टेनिंग, ये इसके अंदर जो था वो आंसर था जील नेल्सन स्टेनिंग। इसका जो राइट आंसर था वो जील नेल्सन स्टेनिंग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके, ए पेशेंट वाज प्रेजेंटेड टू द पीडियाट्रिक ओपीडी विथ फीवर, मीजल्स, कोरेजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस। देयर आर स्मॉल रेड स्पॉट, उसके क्या है, स्मॉल रेड स्पॉट हो गए हैं, ब्लूज एंड वाइट सेंटर एंड ए रेड बेस लोकेटेड ऑन द बक्कल मुकोसा पे। तो एंड द नर्स डॉक्यूमेंटेड हिज फाइंडिंग दैट आर दीज स्पॉट इज कॉल्ड, व्हाट आर द स्पॉट इंडिकेटिव। तो ये जो स्पॉट होते हैं व्हाइट कलर के और ये स्पॉट हैं, ब्लू कलर के जो स्पॉट्स हैं, ये कौन से स्पॉट्स हैं? तो ये मिजल्स के अंदर देखने को मिलता है। ये जो है मिजल्स के अंदर देखने को मिलता है। मिजल्स कम्युनिकेबल डिजीज होती है, पैरामिक्सो वायरस से होती है। तो ये मिजल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्वेश्चन ऑप्शन थे ब्रेस्ट फील्ड स्पॉट्स, मिजल्स, बुल नेक स्पॉट, डिप्थीरिया, कॉप्लिक स्पॉट। तो ये इसका राइट आंसर था कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट इन डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के अंदर कॉप्लिक स्पॉट नहीं होते हैं, और बल नेक स्पॉट डिप्थीरिया में नहीं होते हैं, और ब्रूस फील्ड स्पॉट्स ऐसा कुछ होता नहीं है मिजल्स के अंदर। मिजल्स में कॉप्लिक स्पॉट जो वाइट और ब्लूज कलर के स्पॉट्स होते हैं उन्हें कॉप्लिक स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो ये था। उसके बाद में इफ द कैलकुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ग्रेटर देन क्रिटिकल काई वैल्यू देन। तो ये काई स्क्वायर का एक क्वेश्चन आया था कि हाइपोथेसिस में, तो इसका ऑप्शन में आया था डू नॉट रिजेक्टेड नुल हाइपोथेसिस, डू नथिंग्स, और रिजेक्ट नुल हाइपोथेसिस, और एस्टिमेट अगेन। तो इसके अंदर जो राइट आंसर था वो था ये रिजेक्ट नुल हाइपोथेसिस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम ही हैव इज नॉन ब्रैक्योसेफेली इज मीन दैट द शेप ऑफ द बैक ऑफ द हेड इज। तो इसका हेड कैसा हो गया था? चिल्ड्रन इज डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है बच्चा, उसके अंदर ब्रैक्योसेफेली देखने को मिल रहा है। तो पॉइंटेड हेड होगा, या फिर फ्लैटेंड होगा, राउंडेड होगा, या पिरामिडल होगा। तो इसका आंसर था फ्लैटेंड हेड होगा इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके, इन इंडिया अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड लेक ऑफ बेसिक सैनिटेशन आर लीडिंग कॉज ऑफ फॉर। जो अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसका लीडिंग कॉज क्या है? तो डायरिया और डिजीज और कोलेरा इसका मेन रीजन है, लीडिंग कॉज है। जो अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं उन्हें कोलेरा और डायरिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ये डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कोलेरा जो होता है वो विब्रो कोलेराई बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? विब्रो कोलेराई बैक्टीरिया से होता है। तो इसके अंदर अस्थमा नहीं था, पानी से अस्थमा नहीं होता है, हार्ट डिजीज, डायबिटिक वगैरह ये अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर से नहीं होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इसके अंदर जो राइट आंसर था वो डायरियल डिजीज और कोलेरा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट ड्रग चूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन के लिए कौन सी ड्रग्स दी जाती है? तो एपिनेफ्रिन, ब्रोंकोडायलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीहिस्टामिन। तो इसके अंदर जो आंसर है वो है एपिनेफ्रिन, जो ड्रग है एनाफिलेक्टिक रिएक्शन के अंदर दी जाती है, फर्स्ट चूज है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था, while recording the weight of 2-year-old boy on who WHO growth chart, a nurse note that the weight curve is below 2SD से below है, कम है। The nurse interrupt his, तो overweight for his age, severely underweight और under nutrition और नॉर्मल वेट फॉर हिज एज। तो इसके अंदर जो राइट आंसर था कि जो 2 साल का बच्चा है WHO ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग
उसका वेट कर्व बिलो 2SD है, बिलो कितना है 2SD है, तो उसे अंडर न्यूट्रिशन माना जाएगा, उसे क्या माना जाएगा, अंडर न्यूट्रिशन माना जाएगा। इसके अंदर सी आंसर, तीसरा नंबर जो आंसर है वो सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सेकेंड कंपोनेंट अदर देन NST इज मॉडिफाइड बाय फिजिकल प्रोफाइल इज, तो सेकेंड कंपोनेंट जो है NST का वो किसके लिए है, तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, फीटल मूवमेंट्स और फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट और फीटल टोन, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के लिए मॉडिफाई किया जाता है, मतलब ये बायोफिजिकल प्रोफाइल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ अदर NST। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, द मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिस इंटरप्रेशन of the meaning which restrict effective communication is known as emotional barrier, physical barrier और semantic barrier और culture barrier। तो इसके अंदर था semantic behavior, misunderstanding और misinterpretation जो है वो semantic barrier है। An example of inductive reasoning is, inductive reasoning का example क्या है, तो inductive reasoning का example इसके अंदर ऑप्शन थे रीजनिंग फ्रॉम ऑल क्रोनिकली इल पेशेंट टू ए सिंगल क्रोनिकली इल पेशेंट, तो ये नहीं था। यूजिंग ए कंप्यूटराइज नर्सिंग केयर प्लान टू केयर ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, ये भी नहीं था। इसके अंदर जो राइट आंसर था वो रीजनिंग फॉर ए सिंगल डायबिटिक पेशेंट टू ऑल डायबिटिक पेशेंट, ये इसका राइट आंसर था। यूजिंग ए स्टैंडर्ड नर्सिंग केयर प्लान टू केयर ऑफ स्पेसिफिक पेशेंट, ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर था रीजनिंग फ्रॉम ए सिंगल डायबिटिक पेशेंट टू ऑल डायबिटिक पेशेंट, ये इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देयर आर वेरियस टेक्निक दैट आर यूज टू preserve food or prevent food for spoiling, which of the following is the most common and best method। इसके अंदर बेस्ट मेथड क्या है इसके लिए, प्रिजर्व फूड और प्रिवेंटिव फूड के लिए, तो फ्रीजिंग करना बेस्ट नहीं है, फ्रीज ड्राइंग करना ये भी बेस्ट नहीं है, हीटिंग इससे बेस्ट है, हीटिंग सबसे बेस्ट जो है हीटिंग होता है, और फर्मेंटेशन भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड आंसर था, तीसरा नंबर आंसर हीटिंग इसका बेस्ट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेंजीमिडाजोल यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन इज, बेंजीमिडाजोल किसके लिए यूज में की जाती है, तो नॉन ऑफ गिवन ऑप्शंस, किसी के लिए नहीं, ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिस, तो इसी के लिए यूज की जाती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिस के लिए जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, पैरासाइट इन्फेक्शन कौन सा है, पैरासाइटिक हेलमिंथिस में होता है, तो ये बेंजीमिडाजोल ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिस में ही यूज की जाती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, तो ये एंटीबायोटिक तो नहीं हो सकती, और एंटी फंगल ड्रग्स इसमें भी यूज नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिस के अंदर इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाइल डूइंग द बेड साइड राउंड द नर्स पोस्ट इन द पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, जब बेड साइड पे राउंड होता है तब नर्स पोस्ट पीडियाट्रिक यूरोलॉजी वार्ड में 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, 5 साल के बच्चे को देखती है, ऑन बीइंग आस्क अबाउट द चिल्ड्रन मेडिकल हिस्ट्री, और वो मेडिकल हिस्ट्री लेती है। द चाइल्ड मदर से दैट द चाइल्ड हैड रिसेंटली हैड ए स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, उसे क्या है रिसेंटली स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। तो सी आल्सो रिपोर्टेड पेरीऑर्बिटल फेशियल एडिमा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, हेमेचूरिया। और पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट को पेरीऑर्बिटल और फेशियल ओडेमा है, स्वेलिंग आ गई है, यूरिन आउटपुट कम हो चुका है, यूरिन जो आउटपुट था यूरिन कम हो गया है, हेमेचूरिया यानी यूरिन के साथ में ब्लड भी आ रहा है, यूरिन के साथ में ब्लड भी है,
द चाइल्ड ब्लड प्रेशर हैज़ बीन, तो इसे हाइपरटेंशन, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है 156/98 मतलब ज़्यादा है, तो हाइपरटेंशन। और लैब इन्वेस्टिगेशन शो इंक्रीज द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, द क्रेटिनिन लेवल एंड increase anti-streptolysin O titer. Based on this input, what may be the probable diagnosis of the children? इसके लिए क्या डायग्नोसिस करोगे? तो इसके अंदर ये कंडीशन देखने को मिल रही है, पेशेंट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम हो चुका है, हेमेचूरिया वगैरह देखने को मिल रहा है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो इसका जो डायग्नोसिस है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। द पार्ट ऑफ द कोलन दैट एब्जॉर्ब्स द रिमेनिंग वाटर एंड अदर की न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंडाइजेस्टिबल मटेरियल सॉलिडिफाइंग इट टू फॉर्म स्टूल। तो कोलन में रिमेनिंग वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिशन और इंडाइजेस्टिबल मटेरियल सॉलिडिफिकेशन ऑफ द स्टूल। तो ये कहाँ होता है? ये असेंडिंग कोलन में होता है, ट्रांसफर कोलन में होता है, रेक्टम में होता है या फिर डिसेंडिंग कोलन में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है असेंडिंग कोलन, इसका जो राइट आंसर है वो असेंडिंग कोलन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके कि डॉक्टर्स नर्स हु हैड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पेरेंट्स and their relative have opportunity for much individual health education, that is the biggest advantage for individual health education। तो इसका जो राइट आंसर होगा it depend upon the personality and reputation of the speaker, ये गलत आंसर होगा। it can be costly and time consuming, ये भी रॉन्ग आंसर है। it is very useful for reaching large number of people, ये भी रॉन्ग आंसर। राइट आंसर इसमें we can be discuss, arrange or pursue the individual to change his behavior। इसका जो 4 नंबर है ये इसका राइट आंसर होगा। It can be discuss, argue or pursue with the individual to change his behavior। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके कि अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल BMW मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया के फर्स्ट कैटेगरी वेस्ट इंड्यूस ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज बाय, तो ये फर्स्ट कैटेगरी जो है वो कहाँ पे डिस्पोज किए जाते हैं? तो लोकल ऑटोक्लेव किया जाता है या इंसिनरेशन किया जाता है, उसे जला दिया जाता है। इंसिनरेशन मतलब जलाना, और डिसइंफेक्शन बाय केमिकल ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल लैंडफिल। तो लैंडफिल नहीं किया जाता, फर्स्ट कैटेगरी वाले को जला दिया जाता है, इंसिनरेशन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में फॉलोइंग ए रोड एक्सीडेंट ए पेशेंट हैज एडमिट to the neurosurgery ICU due to head injury, during the assessment the patient opened his eye painful stimuli but not verbal stimuli, so he answered question by making comprehensible sound or localize his side is painful stimuli, his GCS score is, तो इसका GCS स्कोर जो है वो कितना होगा? तो इसका जो GCS स्कोर है वो क्या होगा? तो GCS स्कोर के अंदर क्या क्या देखते हैं? GCS स्कोर के अंदर सबसे पहले देखते हैं अपन आई ओपनिंग। क्या देखते हैं? आई ओपनिंग देखते हैं। आई ओपनिंग अगर इस कैसी हो रही है? स्पॉन्टेनियस हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है तो कितने? 4 नंबर देते हैं। अगर टू साउंड कुछ भी बोलने पे अगर आई ओपनिंग कर रहा है तो 3 नंबर देते हैं। और टू प्रेशर, कोई भी प्रेस या प्रेशर देने पे अगर दे रहा है तो 2 नंबर देते हैं। अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो 1 नंबर दिया जाता है। तो ये तो हुआ आई ओपनिंग के लिए।
आई ओपनिंग के लिए ये यूज में लिया जाता है। और वर्बल रेस्पॉन्स सेकंड देखते हैं अपन पेशेंट में, वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स देखते हैं, वर्बल रेस्पॉन्स देखते हैं। तो वर्बल रेस्पॉन्स में अपन क्या देखते हैं, वर्बल में ओरिएंटेड है, अगर ओरिएंटेड है तो उसे कितने नंबर देते हैं, ओरिएंटेड है तो उसे 5 नंबर देते हैं। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है तो उसे 5 नंबर देते हैं। कंफ्यूज है तो उसे 4 नंबर देते हैं। और अगर वर्ड्स बोल रहे हैं कुछ हल्के फुल्के तो उसे 3 नंबर देते हैं। और अगर साउंड अगर वो बोल रहा है, साउंड अगर पर्टिकुलर है तो 2 नंबर देते हैं। उसके बाद में कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो वो 0 नंबर देते हैं, उसमें 1 नंबर देते हैं, 0 नहीं 1 नंबर देते हैं। तो ये वर्बल क्या है, वर्बल रेस्पॉन्स में आता है। ओरिएंटेड है, वो पूरा रेस्पॉन्स दे रहा है तो उसे 5 नंबर, थोड़ा कंफ्यूज है तो 4 नंबर, वर्ड्स कुछ बोल रहा है तो 3 नंबर, साउंड वगैरह कुछ निकाल रहा है तो 2 नंबर, और कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो 3 नंबर। तो ये इसके अंदर देखा जाता है। उसके बाद में मोटर रेस्पॉन्स देखा जाता है। पहला था आई ओपनिंग, सेकंड है वर्बल रेस्पॉन्स, तीसरा है मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स देखा जाता है। मोटर रेस्पॉन्स के अंदर क्या देखते हैं, तो मोटर रेस्पॉन्स के अंदर ओबे कमांड देखते हैं। पहले ओबे कमांड के अंदर 5 नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद में लोकलाइजिंग, इसमें 4 नंबर दिए जाते हैं। नॉर्मल फ्लेक्शन, अगर नॉर्मल फ्लेक्शन है तो 3 नंबर देते हैं। और अगर एक्सटेंशन है तो उसे नॉर्मल फ्लेक्शन और एबनॉर्मल फ्लेक्शन। अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन है तो उसे 4 नंबर देते हैं। इसको 6 नंबर देंगे ओबे कमांड पे, इसको 5 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 6 नंबर, इसको 5, 4, 3। और अगर एक्सटेंशन है तो 2 नंबर, और नॉन कुछ भी नहीं है, नॉन है तो 1 नंबर। तो ये इससे ऐसे जीसीएस स्कोर निकाला जाता है। इस तरीके से जीसीएस स्कोर निकाला जाता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो इसमें है ओरिएंटेड को 5, कंफ्यूज को 4, वर्ड्स अगर कुछ बोलता है तो उसे 3, साउंड है उसे 2, नॉन है तो 1, ओबे कमांड कुछ बोलने पे कमांड दे रहा है 6 नंबर। और अगर लोकलाइजिंग है तो 5 नंबर। नॉर्मल फ्लेक्शन है, अगर नॉर्मल फ्लेक्शन है तो 4 नंबर। एबनॉर्मल फ्लेक्शन है तो 3 नंबर। और एक्सटेंशन है, पेशेंट में एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है तो 2 नंबर, और नॉन है तो 1 नंबर। तो इस तरह से जीसीएस स्कोर निकालते हैं। तो इसके अंदर जो था राइट आंसर वो 9 है, जो राइट आंसर है इसके अंदर। इस तरीके से आप जीसीएस स्कोर निकाल सकते हो कि जो आई टू पेनफुल स्टिमुलाई, तो आई रिस्पॉन्स देखते हैं। पेनफुल स्टिमुलाई के लिए स्पॉन्टेनियसली अगर रिस्पॉन्स दे रहा है तो 4 नंबर, साउंड पे दे रहा है, प्रेशर दे रहा है स्पॉन्टेनियसली तो यहाँ पे, बट नॉट वर्बलाई स्टिमुलेशन तो यहाँ पे इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसका। तो नॉट वर्बल स्टिमुलाई, वर्बल स्टिमुलाई नोट था तो 1 नंबर मिला उसे। और यहाँ पे पेनफुल स्टिमुलाई है, आई ओपनिंग पेनफुल असेसमेंट है तो यहाँ पे 2 नंबर। और हिज आंसर द क्वेश्चन बाय मेकिंग द कॉम्प्रिहेंसिव साउंड लोकलाइज साइड द पेनफुल स्टिमुलाई। तो इस तरह से इसका जीसीएस स्कोर निकालते हैं। तो इसमें 9 नंबर आते हैं पेशेंट के।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अकॉर्डिंग टू WHO द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप स्प्रेड टीबी इन communities with high incidence is by curing it. The best curative method for TB is non-DOTS. One of its component is डॉट्स जो है सबसे बेस्ट मेथड है क्यूरेटिव की। टीबी के अंदर डॉट्स जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये टीबी के अंदर दी जाती है। टीबी के अंदर आइसोनाइज, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल वगैरह ड्रग्स दी जाती है। तो आइसोनाइज, रिफाम्ब्यूटोल और पायराजोनामाइड ये सब ड्रग्स दी जाती है। तो इसके अंदर जो पेशेंट विल बी बाय द ड्रग्स, पेशेंट विल बाय द ड्रग्स हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट रिमेन डायरेक्ट टू 18 month ऑब्जर्व फॉर हेल्थ केयर वर्कर इन केस ऑफ डिटेक्शन बाय स्पूटम स्पेयर माइक्रोस्कोपी। जब स्पूटम का टेस्ट कराते हैं उसमें पॉजिटिव आता है, डिटेक्शन होता है, तभी डॉट्स स्टार्ट कर देते हैं। तभी क्या कर देते हैं, डॉट्स स्टार्ट कर देते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसके अंदर आइसोनाइज्ड INH, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, पायराजोमाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये ड्रग्स दी जाती है 6 मंथ के लिए। टीबी की ड्रग्स हैं। उसके बाद में पेशेंट एक्स नेम, जो भी नाम है, कम टू इमरजेंसी। कोई भी एक एक्स नाम का पेशेंट किस में आया, इमरजेंसी के अंदर आया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया। विच हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसके क्या हुआ है, RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। द ट्राइज नर्स असेस द पेशेंट ही शिफ्टिंग फ्रॉम द रेड एरिया। ड्यूरिंग द असेसमेंट she found that the patient his fracture segment sticking into the chest with expiration of the chest wall. The expiration opposite of the normal chest wall mechanism. Which of the following abnormalities found have been noted the nurse that would be his abnormality indicate. तो नर्स क्या एबनॉर्मलिटी देखती है, फेल चेस्ट रिप फ्रैक्चर। फेल चेस्ट है जो रिप फ्रैक्चर को शो करता है, उसका रिप फ्रैक्चर हो चुका है, उसकी जो रिब है वो फ्रैक्चर हो चुकी है। तो पेक्टस क्रेनिटम चेस्ट ट्रॉमा ये नहीं है, पेक्टस एक्सवर्टम चेस्ट ट्रॉमा ये भी नहीं है, और बैरल चेस्ट रिब फ्रैक्चर ये भी इसका आंसर नहीं है। तो फेल चेस्ट एंड रिब फ्रैक्चर ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट चॉइस नंबर क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन आया था। इसके अंदर फर्स्ट इमेज के अंदर, सेकंड इमेज के अंदर बैक्टीरिया की पिक्चर दी हुई है, कौन से बैक्टीरिया है। तो हैव यू कलेक्ट पस सैंपल फ्लूएंट लीजन ऑफ द स्किन पेशेंट, यू हैव सेंड द सैंपल फॉर ग्राम स्टेनिंग, द माइक्रोएग्जेंस रिपोर्ट द स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई पाया गया है इसके अंदर, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो है इसके अंदर पाया गया। तो विच अबाउट द शेप ऑफ बैक्टीरिया मस्ट बी माइक्रोलॉजिस्ट, कौन से शेप का बैक्टीरिया है जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया जो होता है वो ऐसे क्लस्टर फॉर्म में होता है, ये वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर, जो 2 नंबर पिक्चर में दिख रहा है वो इसका राइट आंसर, बाकी ये रॉन्ग आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट है नर्स। A nurse posted for a postnatal ward for going around the assessing patient. The nurse should anticipate that postpartum women will need RHD, immunoglobulin, RHO, GM, रोगाम बिफोर डिस्चार्ज। तो रोगाम कब देते हैं, ये इम्यूनोग्लोबिन जब RH पॉजिटिव प्राइमरी ग्रेविडा जो मदर है वो RH पॉजिटिव हो और विथ ए RH पॉजिटिव इन्फेंट, दोनों पॉजिटिव है तो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में RH नेगेटिव प्राइमरी ग्रेविडा विथ RH नेगेटिव मदर, इन्फेंट और मदर दोनों नेगेटिव है तो ज़रूरी नहीं है।
इसके बाद में नेगेटिव मदर, मदर क्या है नेगेटिव है और बच्चा क्या है पॉजिटिव है, तो उसे मदर को क्या देना चाहिए, रोगाम 72 घंटे के अंदर अंदर देना चाहिए। अगर मदर पॉजिटिव है बच्चा नेगेटिव है तो भी जरूरत नहीं है, इसमें भी जरूरत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, इसका राइट आंसर होगा सी, RH नेगेटिव प्राइमरीग्रेविडा विथ ए RH पॉजिटिव इन्फेंट। उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन था, नर्स पोस्टेड फॉर ए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट यूनिट नोट दैट द असेसमेंट फाइंडिंग ऑफ इन्फेंट रिवेल a continuous machinery murmur on the oscillation of the heart and sign of heart failure. She identified that the infant has which of the following congenital cardiac defect. उसमें क्या congenital cardiac defect है, पेशेंट के अंदर बच्चे के अंदर कौन सा congenital cardiac defect है। तो उसमें मशीनरी मर्मर साउंड ऑफ ऑस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट, ये मर्मर साउंड सुनाई दे रहा है। तो वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये नहीं हो सकता, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट है ये भी नहीं है, एरोटिक स्टोनोसिस ये भी नहीं है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो है पेटेंट डक्टस आर्टियोस, इसका जो राइट आंसर होगा वो पेटेंट डक्टस आर्टियोस है। ये कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था 27 नंबर क्वेश्चन, the leakage of blood backward through the mitral valve each time the left ventricle of the heart contract is known as। अगर लीकेज हो रहा है बैकवर्ड आ रहा है मिट्रल वाल्व से तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज, कौन बताए, तो उसे पहला ऑप्शन था मिट्रल प्रोलैप्स, तो इसी रॉन्ग आंसर है। मिट्रल सिस्टोलिक ये रॉन्ग आंसर है, इसका जो आंसर होगा मिट्रल रीगर्जिटेशन, इसका राइट आंसर होगा। मिट्रल स्टोनोसिस भी नहीं होगा, तो मिट्रल रीगर्जिटेशन। मिट्रल वाल की प्रॉब्लम है तो सारे मिट्रल प्रोलैप्स वगैरह सिस्टोलिक और स्टेनोसिस ये नहीं आंसर होते हैं। इसके अंदर जो आंसर होगा वो राइट आंसर ये होगा मिट्रल रीगर्जिटेशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन विजिट फॉर पीडियाट्रिक वार्ड ओपीडी विद देयर 2-year-old टोडलर विद कंप्लेन ऑफ सडन स्टॉपेज ऑफ ब्रीथ इन द child initiated by provocative event. All the following are true about the breath holding spell except, एक को छोड़ के सारे इसके अंदर है, तो कौन सा नहीं है, they occur during inspiration, occur during inspiration, इसको छोड़ के सारे आंसर सही है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, दे अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। 2 साल का बच्चा जो टोडलर बच्चा है वो क्या कंप्लेन कर रहा है, सडन स्टॉप हो रही है ब्रीथ, जो ब्रीथ है ब्रीदिंग है वो सडन स्टॉप हो रही है इन द चिल्ड्रन इनिशिएटिव प्रोवोकेटिव इवेंट। तो इसके अंदर फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द ब्रीथ होल्डिंग, सब सही है एक को छोड़ के। तो ये दे अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के अलावा सब सही है। दे आर इनवॉलेंट्री साइनोसिस में नॉट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये सारे हो सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज इन द स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज इन द स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल। तो इसके अंदर डेलिब्रेशन नहीं होगा, इसके अंदर जो होगा वो राइट आंसर होगा। मेडिटेशन भी नहीं होगा, स्टडी भी नहीं होगा, और उसके अंदर कंटेम्पलेशन होगा। इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड नंबर जो राइट आंसर होगा। ए शॉर्ट टर्म ऑफ गोल फॉर ए पेशेंट विद द अल्जीमर डिजीज। अल्जीमर डिजीज के लिए शॉर्ट टर्म गोल क्या है, तो इसके लिए जो है इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ द लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, ये इसका राइट आंसर होगा। अल्जीमर के लिए ये सबसे बेस्ट
शॉर्ट टर्म गोल है, और इसके सारे रॉन्ग आंसर हो गए। कॉग्निटिव फंक्शन वाले, इम्प्रूव सेल्फ, और ये सब रॉन्ग आंसर होंगे। उसके बाद में ए टर्मिनली इल 70-year-old लेडी हैज़ fear of being alone with continuously want to someone near her. Which of the following action the nurse would be most appropriate to deal with loneliness? अगर एक अकेली लेडी डर रही है ना, 70 साल की, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट डील क्या करोगे लोनलीनेस, अकेलापन दूर करने के लिए? प्लेस हर नियर द विंडो सो दैट सी कैन बी सी नेचर, वो नेचर को देख रही है। Put on the television in her room, ask her watch some program, टीवी देखने के लिए उसे एडवाइस करेंगे। Explain her she has to keep her mind active, focus, ये तीनों एडवाइस उसे नहीं करेंगे। Plan to spend more time with her, holding her hands and listening to her, उसकी जो फीलिंग है उसको अच्छे से सुनेंगे, उसके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो है आपके ऑप्थेल्मोस्कोप। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया था ऊपर वो ऑप्थेल्मोस्कोप है, तो आई का एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। आई का एग्जामिनेशन के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप। नर्स इज हेडेड टू वर्क विथ हर फ्रेंड ऑन ए बस, सडनली सी नोटिस ब्लड कमिंग फ्रॉम हर फ्रेंड नोज, what is the first line management that the nurse can be used in the situation? इस सिचुएशन में नर्स क्या करेगी? तो इस सिचुएशन में नाक से अगर ब्लड आ रहा है तो क्या करेगी नर्स? पिंच द नोज, नोज को क्या करेगी? पिंच करेगी, नोज को क्या करेगी? पिंच करेगी, और मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुका देगी। तो ये सबसे बेस्ट है, बाकी सब रॉन्ग आंसर है। पिंच द नोज, मूव बैकवर्ड, बैकवर्ड नहीं करते हैं कभी भी। पिंच द नोज विथ स्टाइल गोज, स्टाइल गोज से नहीं होगा। डू नॉट टच द नोज इमीडिएटली गो टू हॉस्पिटल, ये भी नहीं है। इसका आंसर है पिंच, नोज को पिंच करेंगे और आगे की तरफ झुका देंगे। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ ए सबकॉर्टिकल न्यूक्लियाई विथ द ब्रेन कॉल्ड इज बेसल गैंग्लिया हेल्प ए पर्सन परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इमोशनल बिहेवियर। इमोशनल बिहेवियर इसका राइट आंसर होगा। इमोशनल बिहेवियर ये इसका राइट आंसर। लर्निंग इम्पेयरमेंट ये नहीं होगा। इनवॉलंटरी मोटर एक्टिविटी नहीं होगा, और अनकंडीशनल लर्निंग ये भी नहीं होगा। इसके अंदर जो है इमोशनल बिहेवियर राइट आंसर होगा। उसके बाद में शॉर्ट एंड पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल जो है वो अगर छोटा हो जाए ईसीजी के अंदर, इसके अंदर ईसीजी के अंदर पीआर इंटरवल, तो पीआर जो होता है पी क्यू आर एस और टी, ऐसी ईसीजी बनती है। तो ये अगर छोटा हो जाए पीआर इंटरवल, जो पीआर है ये वाला इंटरवल छोटा हो जाए, स्लोइंग कॉल्ड इज डेल्टा वेव विथ इनिशियल क्यूआरएस डिफ्लेक्शन, और क्यूआरएस का क्या देखने को मिले? डिफ्लेक्शन देखने को मिले। और प्रोलॉन्ग क्यूआरएस ड्यूरेशन द क्रेस्टिजी, और क्यूआरएस भी क्या हो जाए? ये जो क्यूआरएस है ये प्रोलॉन्ग हो, थोड़ा बड़ा हो, तो कौन सी सिचुएशन है? तो ये वाली जो सिचुएशन होती है वो वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, इसको WPW सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। मायोकार्डियल इस्कीमिया में ऐसा नहीं होता है, एट्रियल टैकीकार्डिया में नहीं होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में भी ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्टेड पोर्टल वेन? पोर्टल वेन के लिए इनकरेक्टेड है। पोर्टल वेन ब्लड इज रीच इन ऑक्सीजन। पोर्टल वेन इनकरेक्ट पूछा है, सही इनकरेक्ट कौन सा है, इसमें गलत कौन सा है? तो पोर्टल वेन के अंदर जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, नहीं। पोर्टल वेन अगर आ गया वेन, पोर्टल ब्लड इज रीच इन ऑक्सीजन, पोर्टल वेन जो है पोर्टल वेन के लिए तो ये गलत है, क्योंकि पोर्टल वेन में ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा नहीं होती, आर्टरी में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। पोर्टल ब्लड कम्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ये राइट आंसर है।
पोर्टल सर्कुलेशन कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द लिवर, ये भी सही है। पोर्टल ब्लड इज रिच इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता है, ये भी सही है, लेकिन ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी आर्टरी में होती है। बीटा थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसीसिव डिसऑर्डर, इट कैरेक्टराइज्ड बाय द reduced hemoglobin level in the body and is also known as, तो इसका जो आंसर होगा बीटा थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसीसिव डिसऑर्डर जो है वो कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, तो उसे आल्सो नोन, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं और क्या नाम से जानते हैं, तो उसे हीमोलाइटिक एनीमिया नहीं, हीमोलाइटिक एनीमिया नहीं बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया भी नहीं बोलते हैं, इसको जो है वो कॉलिक एनीमिया बोलते हैं, कोलिस एनीमिया बोलते हैं, और एप्लास्टिक एनीमिया ये भी नहीं बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा कोलिस एनीमिया। उसके बाद में रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ लीड व्हेन रिकॉर्डिंग ईसीजी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, एक को छोड़ के सभी गलत हैं, एक को छोड़ के गलत है। तो V3 लाइनर मिड पॉइंट बिटवीन V2 और V4, तो V3 लाइन मिड पॉइंट बिटवीन V2 और V3 ये सही है। V3 जो लगता है V2 और V4 के बीच में लगता है, ये सही है। उसके बाद में V1 और V4 इंटरकोस्टल स्पेस राइट मार्जिन ऑफ द स्टर्नम, ये भी सही है। इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि V4 और 7 इंटरकोस्टल स्पेस, V4 और 7 इस मिड कैविकुलर, जो मिड कैविकुलर लाइन है V4 और V7 मिड कैविकुलर लाइन की जरूरत है, ये गलत है, ये गलत है। बाकी V2 और V4 इंटरकोस्टल स्पेस इज लेफ्ट मार्जिन ऑफ स्टेम, ये भी सही है। तो इसके अंदर पूछा था, एक्सेप्ट करके पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा तीसरा। उसके बाद में लैब रिपोर्ट ऑफ पेशेंट डील विद बिलो, तो पीएच क्या है उसका, पीएच जो है, पीएच क्या है, पीएच है 7.12, तो मतलब एसिडिक है, पीएच कम है, और SCO3 1 मॉलिक्यूल और PCO2 ये, तो सब कम है, सब कम होता है तो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो आंसर होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर सब कम होता है तो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर पीएच कम हो, सोडा बाइकार कम हो और CO3 भी कम हो, पीएच NHCO3 और CO2 कम हो तो वो कहलाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस सब ज़्यादा हो, पीएच ज़्यादा हो और ये भी ज़्यादा हो और CO2 भी ज़्यादा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, तो ये भी, तो वो कहलाता है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, इसमें पीएच कम होता है लेकिन CO2 ज़्यादा होता है, CO2 क्या होता है, ज़्यादा होता है, CO2 क्या होता है, ज़्यादा होता है, पीएच क्या होता है, कम होता है, तो ये सिचुएशन कहलाती है एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और एल्कोलोसिस की सिचुएशन कहलाती है जब पीएच क्या हो, ज़्यादा हो और CO2 क्या हो, कम हो, ये भी एक दूसरे के विपरीत होता है, तो ये सिचुएशन रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कहलाती है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसके जो अंदर राइट आंसर होगा वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस राइट आंसर होगा। टू यूज ए टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट हैव, तो इसके अंदर क्या होगा, यूज टू टी टेस्ट के लिए डिपेंडेबल वेरिएबल मस्ट हैव, तो ओरिएंटल और इंटरवल डाटा ये रॉन्ग आंसर है, ओरिएंटल और रेशियो डाटा ये रॉन्ग आंसर है, इसका जो राइट आंसर होगा वो इंटरवल एंड रेशियो डाटा राइट आंसर होगा, ये भी रॉन्ग आंसर है। उसके बाद में ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लोकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सभी सही हैं। तो
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लोकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लामेशन एक्सेप्ट। तो इन्फ्लामेशन के अंदर पेन होता है, रेडनेस होती है, वार्म होती है, लेकिन इंक्रीज WBC ये नहीं होता है। तो ये राइट आंसर होगा इसका। इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया के अंदर नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये बिहेवियर चेंजेस कम्युनिकेबल ये नहीं हो सकता। सप्लाई ऑफ आयोडीनाइज, ये आयोडीन के रिलेटेड है, तो आयोडीनाइज साल्ट प्लेस इन द कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट के साथ में आयोडीन को मिक्स करके देना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है प्रोग्राम का। तो ये इसका राइट आंसर होगा 2nd नंबर, बाकी सब नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ mRNA। mRNA का फंक्शन क्या होता है? तो mRNA का फंक्शन होता है कैरी मैसेज फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस से मैसेज को कैरी करना, ये इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। बाकी ये काम नहीं करता है। बॉन्ड विथ न्यू स्टैंड, हेल्प फ्रॉम द राइबोसोम्स, स्कोर्ड एमिनो एसिड राइबोसोम, ये काम नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके ए फिजिशियन हैज प्रेस्क्राइब्ड ए टेबलेट एटेनोलॉल 25 mg पेशेंट ऑन असेसमेंट फाइंड द पेशेंट एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 90 mmHg। तो द एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो जो 120/80 होता है नॉर्मल टेम्परेचर, तो जो ऊपर का होता है वो सिस्टोलिक और नीचे का होता है वो डायस्टोलिक। तो इसमें इस पेशेंट में सिस्टोलिक कितना है? 90 है, तो मतलब कम है, तो पहले से कम है, तो एडमिशन नहीं देंगे एटेनोल, है ना। विथ होल्ड ड्रग्स और नोटिफाई द डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करेंगे, ये ड्रग्स नहीं देंगे क्योंकि बीपी पहले से कम है, बीपी होना चाहिए 120 के करीब नॉर्मल, और बीपी आ रहा है कितना? सिस्टोलिक 90 आ रहा है, 90 mmHg आ रहा है, तो डायस्टोलिक और कम होगा, 60 या 70 के करीब होगा। तो ये पहले से बीपी कम है, तो इसलिए विथ होल्ड कर देंगे ड्रग्स को और नोटिफाई द प्रेस्क्राइबर, जो जिसने ये ड्रग्स प्रेस्क्राइब किए उसे इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, बाकी एक्शन नहीं होगा। एडमिशन द ड्रग्स नहीं देंगे, और मॉनिटर सीरम पोटेशियम लेवल, ये जरूरी नहीं है। एडवाइज द पेशेंट विद इंक्रीज सोडियम इंटेक, ये भी जरूरी नहीं है। और मॉनिटर ब्लड प्रेशर, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है विथ होल्ड कर देंगे, रोक देंगे दवाई को। उसके बाद में नर्स वर्क इन ए वार्ड नोटिस दैट द ब्लड हैज बी स्पेल फ्रॉम फ्लोर ड्यूरिंग द ब्लड कलेक्शन। ब्लड गिर गया है कहाँ पे? फ्लोर पे ब्लड गिर गया है। ब्लड हैज स्पेल ऑन फ्लोर पे ब्लड गिर गया है, तो स्पेल कवर एन एरिया इज मोर देन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है। नर्स आस्क द हाउसकीपिंग स्टाफ टू क्लीन एंड स्पेल ऑन फ्लोर, उसको क्या हाउसकीपिंग स्टाफ को बोल रही है क्लीन करने के लिए। तो व्हाट वुड द नर्स रिकमेंडेड हिज डिसइंफेक्टेड यूज फॉर हैंडलिंग द स्पेल, इसके लिए डिसइंफेक्शन के लिए नर्स क्या यूज में लेगी? तो जो नर्स यूज में लेगी वो क्या लेगी? सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज में लेगी, और कितना लेगी? तो 1:10 डाइल्यूशन ऑफ 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड में अंदर 1:10 डाइल्यूशन का रखेगी 5% हाइपोक्लोराइड के अंदर, ये इसका राइट आंसर है। बाकी 1:2 डाइल्यूशन ब्लीच सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ब्लीच सॉल्यूशन इसमें भी नहीं होगा, और इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड, लेकिन ये 1:10 होता है, 1:100 नहीं होता, तो ये भी गलत आंसर है। ये सारे गलत आंसर है, ये राइट आंसर होगा। इसके बाद में ये एक केस हिस्ट्री आई थी, टाइम डायरेक्शन इंक्वायरी, एक्सपोज नॉट एक्सपोज केस, और एक्सपोज और नॉट एक्सपोज कंट्रोल, तो पॉपुलेशन। तो आइडेंटिफाई द स्टडी डिजाइन, इसमें स्टडी जो है कैसी है उसको डिजाइन को पता लगाना था। आइडेंटिफाई द स्टडी डिजाइन गिव इन पिक्चर, कौन सी इस पिक्चर में कौन सी स्टडी डिजाइन की गई है? तो इसके अंदर जो थी केस कंट्रोल स्टडी को डिजाइन किया होता है, इसके अंदर केस कंट्रोल जो स्टडी है उसको डिजाइन किया हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 47 नंबर। ए 54-year-old मैन हैज प्रेजेंटेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया। पेशेंट को क्या है? पॉलीफेजिया है, पॉलीडिप्सिया है। He also complained his headache, malaise and some visual changes, उसे visual changes वगैरह headache हो रहा है। The assessment of sign dehydration, पेशेंट को
असेसमेंट पे पता चला कि उसे डिहाइड्रेशन है। सम एडिशनल सिम्टम, द नर्स रिपोर्ट दैट फिजिशियन पेशेंट हैव बी डायबिटिक कीटोसिस, और पेशेंट को क्या है, डायबिटिक कीटोसिस है। डीएम किसका पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है। ये सिम्टम से ही पता चल गया था कि डायबिटिक का पेशेंट है। पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीपेप्सिया, ये किसमें, डायबिटीज के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। और इसको पेशेंट को क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, कीटोएसिडोसिस है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, और पेशेंट को क्या हो गया, डिहाइड्रेशन ओवर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल सिम्टम माइट बी नर्स इज नोटेड, डिक्रीज रेस्पिरेशन, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, इसमें डिक्रीज ही होता है, तो ये गलत आंसर होगा। क्विस्मल रेस्पिरेशन, फ्रूटी ब्रेथ, डायबिटीज डीके के पेशेंट के अंदर, DKA के पेशेंट के अंदर मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम है, उसमें क्विस्मल रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। क्विस्मल रेस्पिरेशन सिर्फ डीके के पेशेंट में देखने को मिलेगा। फ्रूटी डिसऑर्डर ब्रीथ, ये इसका राइट आंसर होगा। बाइटोट रेस्पिरेशन नहीं होगा, चेन स्टोक रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, ये सब रॉन्ग आंसर है। तो इसमें क्विस्मल रेस्पिरेशन वाला राइट आंसर होगा। उसके बाद में पेशेंट है जिसमें अबगर स्कोर का एक और क्वेश्चन आ गया, जिसमें देखो आई रिस्पॉन्स, ओपनिंग आई टू पेन 2 नंबर, वर्बल रिस्पॉन्स स्पीक द अप्रोप्रिएट वर्ड 3 नंबर, और मोटर रिस्पॉन्स इसमें क्या है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन ऑब्जर्व, इसका 3 नंबर, तो टोटल है 8 नंबर। तो ये 8 नंबर पेशेंट को आ रहे हैं। तो सीवियर ब्रेन इंजरी, माइल्ड ब्रेन इंजरी, मॉडरेट ब्रेन इंजरी, नो ब्रेन इंजरी, तो ये सीवियर में आएगा, सीवियर में आएगा, क्योंकि जो स्कोर होता है वो टोटल स्कोर कितना होता है, टोटल स्कोर होता है इसमें 15 का स्कोर होता है, तो 0 से लेके 15 तक स्कोर होता है। तो जो बीच में आता है 8 नंबर पे आते हैं वो सीवियर में आते हैं, जो पेशेंट क्या होता है, सीवियर में आते हैं। तो ये सीवियर ब्रेन इंजरी के शो करेगा, ये क्या करेगा, सीवियर ब्रेन इंजरी को शो करेगा। पेशेंट जो है सीवियर ब्रेन इंजरी को शो करेगा। पेशेंट हैज बीन रिसीव फॉर इमरजेंसी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल विद हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी, और द नर्स इज ER make the quick neurological assessment. The patient is using GCS, Glasgow scales. Her assessment finding her show in the given table that will be interpreted based on the given table. तो टेबल के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट की सिचुएशन सीवियर ब्रेन इंजरी में आएगी, माइल्ड में नहीं आएगी, और मॉडरेट में भी नहीं आएगी, और नो न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट में आएगी, क्योंकि सीवियर उसे ब्रेन इंजरी हो गया। तो 8 नंबर आ रहा था, सीवियर में आता है, ठीक है। तो जो सीवियर के अंदर आते हैं, सीवियर के अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके 3 से लेके 8 तक सीवियर के अंदर आते हैं। मॉडरेट के अंदर जो आते हैं, मॉडरेट के अंदर जो आते हैं 9 से लेके 12 तक आते हैं, और माइल्ड के अंदर जो आते हैं वो 12 से लेके 15 तक आते हैं। ये इससे पता लगा सकते हैं आप। तो सीवियर के अंदर कितने आते हैं, सीवियर के अंदर 3 से लेके 8 तक सीवियर के अंदर आते हैं पेशेंट। सीवियर के अंदर 3 से 8 आते हैं, 3 से 8 आते हैं। मॉडरेट के अंदर 9 से 12 आते हैं, और माइल्ड के अंदर 12 से 15 आते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर क्लियर हो जाता है कि जो 8 नंबर आ रहे थे, तो 8 नंबर वाला किसमें आता है, सीवियर ब्रेन इंजरी के अंदर आता है। तो ये इसका 1 नंबर जो है राइट आंसर होगा। उसके बाद में ये स्ट्रक्चर आया था, तो आइडेंटिफाई द फ्रंटल इंडिकेटिव द एरो, तो ये जो है वो एंटीरियर फ्रंटाई है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि कौन सा है, तो वो है 1 नंबर सही, आइडेंटिफाई एंटीरियर फ्रंटाई है। इसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर की पूछा है, जो आगे की तरफ होता है वो एंटीरियर और पीछे की तरफ है वो पोस्टीरियर है, ठीक है। उसके बाद में ए पार्ट वाज थ्रो टू द इमरजेंसी वार्ड, द इमरजेंसी वार्ड विथ numbness and weakness on one side of the body,
slurred speech, difficulty to walking, dizziness. After taking a CT scan, the doctor diagnosed is a embolic shock. Embolic stroke आ गया पेशेंट को. Which of the following condition places the client at the risk of thromboembolic stroke? थ्रोम्बोएम्बोलिक स्ट्रोक. तो पेशेंट क्या है, पेशेंट को नमनेस है, वीकनेस है, वन साइड बॉडी उसकी क्या है, वीक हो गई है, और उसको जो स्पीकिंग वगैरह है वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, स्लंट स्पीकिंग, डिफिकल्टी, चलने में भी प्रॉब्लम आ रही है, डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं पेशेंट को. उसका सीटी स्कैन किया और डायग्नोज किया कि उसे एम्बोलिक क्या है, एम्बोलिक शॉक हो गया, पेशेंट को एम्बोलिक हो गया. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्लेस द क्लाइंट इज रिस्क? कौन सी कंडीशन है जो रिस्क में? तो वो ब्रेडिकार्डिया. तो ब्रेडिकार्डिया इसमें कोई ज़्यादा रिस्क की बात नहीं है ब्रेडिकार्डिया की. उसके बाद में नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नहीं. गुलियनबर्ग सिंड्रोम यानी आर्टरी फिब्रिलेशन हो सकता है पेशेंट को. तो इसका अंदर जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर आर्टरी फिब्रिलेशन होगा. विच टाइप ऑफ coping strategy is most effective during the stressful circumstance that not be changed? तो इसके अंदर जो है इमोशनल फोकस कॉपिंग है वो इसका राइट आंसर होगा. इसको इमोशनल कॉपिंग स्ट्रेटजी, इमोशनल फोकस कॉपिंग, सॉरी इमोशनल फोकस कॉपिंग इसका होगा. प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग नहीं होगा, अवॉइडेंस नहीं होगा, कॉपिंग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा. इसका जो होगा इमोशनल फोकस कॉपिंग होगा. टाइप ऑफ कॉपिंग स्ट्रेटजी मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेसफुल सिचुएशन. स्ट्रेसफुल जो सर्कमटेंस होते हैं उसमें इमोशनल फोकस कॉपिंग रहता है. CDC recommended the children get 2 dose of MMR vaccine. MMR वैक्सीन की स्ट्रेटजी with the first dose is 12 to 15 month of age. तो सेकेंड डोज जो है 4 से 5 साल के 5 साल के तो ऑप्शन नहीं है, तो 4 से 6 साल का इसका जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा. तो फर्स्ट डोज अगर उसे यहाँ पे लग सकती है 12 से 15 मंथ में लग चुकी है MMR की, तो सेकंड जो लगेगी वो 4 से 6 ईयर की एज में लगेगी. ठीक है, वो 2 से 3 ईयर में नहीं लगती है, 10-12 ईयर में तो लगता ही नहीं है कोई भी टीका, 6 में भी नहीं लगता है. तो लास्ट जो टीका लगता है वो इसी एज में लगता है, 4 से 6 ईयर की एज में. और जो ये लगते हैं TT के लगते हैं. द आइडेंटिकल टाइम व्हेन द नर्स आस्क्ड द पेशेंट हु बियर डाउन ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज ideal time when the nurse asks the patient to bear down during second stage में bear down labor है. तो ideal time क्या होगा? तो in between the contraction, when the cervix is fully dilated, when the patient feels strong, तो when the fetal head start to descend perineum. ये जो सिचुएशन है ये कहलाएगी सेकेंड स्टेज लेबर. When the fetal head start to descend perineum, perineum के अंदर descend हो जाएगा fetal head, तो वो सेकेंड स्टेज लेबर है. उसके बाद में infant mortality rate IMR जो है infant mortality IMR is the ratio of death under 1 year of age is 1000 population के ऊपर निकालते हैं IMR. और 1 लाख का जो निकालते हैं वो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट पे निकालते हैं. ये MMR पे निकालते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट MMR पे. IMR के लिए 1000 यूज में लिया जाता है. ठीक है, उसके बाद में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज ए किडनी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द ग्लोमेरुलाई, इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय एडिमा और हाइपरटेंशन. और एक सिम्टम और होता है जो पीछे अभी जो ऊपर एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर पढ़ा था, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हेमेचूरिया देखने को मिलता है. हेमेचूरिया देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर. क्या देखने को मिलेगा? हेमेचूरिया. हेमेचूरिया का मतलब होता है यूरिन के साथ में क्या आना, यूरिन के साथ में ब्लड का आना. यूरिन के साथ में ब्लड का आना क्या कहलाता है? हेमेचूरिया कहलाता है. तो ये वाली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की जो है तीसरी कंडीशन, इसमें एडिमा, हाइपरटेंशन और हेमेचूरिया देखने को मिलता है. पॉलीडिप्सिया वगैरह नहीं इतना इंपॉर्टेंट है. यूरिन में WBC आना, डिसूरिया होना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं.
हेमेचूरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले क्वेश्चन में भी आया था, अभी जो क्वेश्चन था उसके अंदर भी आया था ये। उसके बाद में व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर पेशेंट विद एनाफिलेटिक शॉक। एनाफिलेटिक शॉक है, पेशेंट को अगर एनाफिलेटिक शॉक हो गया है तो कौन सी पोजीशन, सुपाइन विथ लेग एलिवेटेड, तो सुपाइन पोजीशन देंगे और तो पैरों को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ये बेस्ट पोजीशन होती है एनाफिलेटिक शॉक के अंदर, ठीक है। लेटरल की जरूरत नहीं है, हाई पोलर की जरूरत नहीं है, सेमी पोलर की जरूरत नहीं है। ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए थोड़ा सा पैरों को ऊपर कर देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 57 नंबर, डाउन सिंड्रोम इज कंजेनाइटल क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी एंड इट आल्सो नोन एज। तो ये डाउन सिंड्रोम जो है कितनी एबनॉर्मलिटी होती है, ट्राइसोमी 21 की। ट्राइसोमी सबसे इजी क्वेश्चन है, ट्राइसोमी 21 की एबनॉर्मलिटी होती है। उसके बाद में क्लाइंट is admitted with the acid attack burn on his face and eye. The nurse understands that the client has great risk for which of the following complaints. अगर पेशेंट के फेस पे एसिड गिरा दिया, कहाँ पे गिरा दिया है, पेशेंट के एडमिट विद एसिड अटैक हुआ है, पेशेंट के ऊपर बर्न हो गया है फेस और आई, उसका फेस जल गया है, चेहरा जल गया है और उसकी आंखें जल गई है, आईज, तो ग्लूकोमा का चांस रहता है, डेवलपमेंट ग्लूकोमा जिससे आईओपी बढ़ जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर आई का बढ़ जाता है, तो इसके ज़्यादा चांस रहेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस होंगे लेकिन सबसे ज़्यादा चांस है अगर आई के करीब है तो ग्लूकोमा के, कॉन्ट्रैक्चर के भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म मोबिलिटी, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो होगा वो ग्लूकोमा का होगा। उसके बाद में ये मास्क, पेशेंट विथ COAD has to put on oxygen is using a face mask. Identify the type of mask shown in the picture. कौन सा फेस मास्क है, तो ये वेंचुरी मास्क है, जो कलर कोड के अकॉर्डिंग आता है वो वेंचुरी मास्क होते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी मास्क का, कि जो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आते हैं वो वेंचुरी मास्क में आते हैं, यहाँ पे अलग अलग कलर के आते हैं वो वेंचुरी मास्क होते हैं, वेंचुरी मास्क, ठीक है। कौन से मास्क होते हैं, वेंचुरी मास्क, इसके अंदर ये होगा राइट आंसर, वेंचुरी मास्क। तो मास्क विद द रिजर्व वेग वाला नहीं है, सीपाप वाला भी नहीं है और सिंपल फेस मास्क भी नहीं है, उसके अंदर पीछे कलर कोडिंग वाले वो हैं तो वो वेंचुरी मास्क में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एपिजेनिक फैक्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इन genetically vulnerable people. Environmental factor may be increase the risk of trigger schizophrenia. Which of the following statement is true? कौन सा जो statement है वो true है? People living with rural area or more vulnerable living in property those does not increase the risk of schizophrenia. Childhood trauma such as poverty and abuse can trigger schizophrenia. ये इसका जो राइट आंसर होगा वो चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन में ट्रॉमा सच एज पॉवर्टी, गरीबी के कारण, एब्यूज एंड ट्रिगर हो, एब्यूज के कारण भी ट्रिगर हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया। सोशल कंप्लेंट कंपेंसेट इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ये भी नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा चाइल्डहुड ट्रॉमा सच एज पॉवर्टी राइट आंसर है। उसके बाद में चाइल्ड हैज एन इन्फेक्शन स्प्रेडिंग through droplet. The nurse is ready to check client temperature. Which of the following should be nurse use to control spread infection? तो पेशेंट को क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, पेशेंट को क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्लाइंट हैज इन्फेक्शन स्प्रेडिंग। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कौन से पेशेंट स्प्रेड कर सकते हैं, टीबी वाले, कोरोना वाले, है ना, बहुत सारे होते हैं, जो ये डिप्थीरिया वाले, पर्टुसिस वाले, ये बहुत सारे जो ड्रॉपलेट के द्वारा इन्फेक्शन को फैला सकते हैं, खांसने छींकने के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति में फैला सकते हैं। तो अगर वो खांसने या छींकने से अगर दूसरे व्यक्ति में फैला सकते हैं तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नर्स के लिए होगा वो क्या होगा, नर्स के लिए फेस मास्क होगा ना, फेस मास्क अगर लगा लेगी नर्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर गूगल्स लगाएगी तो आंखों में तो इन्फेक्शन ही होगा, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। गूगल्स, ग्लव्स, गाउन्स
सबसे इम्पोर्टेंट है फेस मास्क। फेस मास्क इम्पोर्टेंट है, तो जिसके द्वारा अपने माउथ और नाक के अंदर के द्वारा ये स्प्रेड ना हो, इसके लिए ये जरूरी है। फेस मास्क इसमें इम्पोर्टेंट। व्हेन एन एंटीजन इज मिक्स विद द corresponding antibody at the suitable pH and temperature, antigen antibody reaction cause by clamping for a particle together, his reaction is known as। तो इसमें जो एंटीजन इज मिक्स विद द कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी, तो ये इसके लिए जो रिएक्शन होती है वो क्या है, दिस रिएक्शन इज, ये रिएक्शन जो है एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है, ये जो रिएक्शन होती है वो कहलाती है एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ये जो रिएक्शन होती है वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहलाती है, बाकी ये रॉन्ग आंसर है। उसके बाद में ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग ए पेशेंट विद द डिप्रेशन विद द साइकेट्रिक नर्स इन्फॉर्म हिम टू अवॉइड फूड कंटेनिंग पेमाइन सच ए चीज मिल्क वाइन मीट एवोकाडोस। ये क्या है, फूड को अवॉइड करना है। तो टू प्रिवेंट ऑफ हाइपरटेंशन क्राइसिस विच क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज प्रिस्क्राइब द पेशेंट। कौन सी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है जिसके अंदर ये चीज़ें अवॉइड करनी रहती है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, चीज़, मिल्क, वाइन और मीट्स, एवोकाडोस। ये जो ड्रग्स होती है वो मोनो एमिनो ऑक्साइड इनहिबिटर जो ड्रग्स होती है वो लेते हैं, तब ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सिलेक्टिव नॉन एपिनेफ्रिन रेपुटेक इनहिबिटर, ये रॉन्ग आंसर है। सिलेक्टिव सीरोटोनिन रेपुटेक इनहिबिटर, ये भी रॉन्ग आंसर है। ट्राई साइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, ये भी। इनमें मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, इनके साथ में ये चीज़ें नहीं लेंगे। उसके बाद व्हेन द वेंटिलेशन एक्सिट परफ्यूजन इट लीड टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें डेड स्पेस, वेंटिलेशन एक्सिट परफ्यूजन हो तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेड स्पेस। उसके बाद में ये आया था, ये डायग्राम किसका है, ये सबसे सिंपल आंसर है। ये जो डायग्राम है फीमेल कंडोम का होता है, ये जो डायग्राम है इसका आंसर था कि ये फीमेल कंडोम का राइट आंसर। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो ये फीमेल कंडोम है। उसके बाद में ए ट्यूमर ऑफ द एडेनल मेडुला फिनोक्रोमोसाइटोमा इज एसोसिएटेड विच ऑफ द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ विच हार्मोन। कौन सा हार्मोन इंक्रीज होगा, तो एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो इसके अंदर इंक्रीज होगा। इसके अंदर जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन इंक्रीज होगा, एपिनेफ्रिन हार्मोन है जो इंक्रीज होगा। एडेनोजन नहीं, मेनोकॉर्टिकॉइड नहीं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वगैरह नहीं होंगे। इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा नेफ्रिन। उसके बाद में नर्स इज गोइंग टू एडमिनिस्टर ईयर ड्रॉप 30 ईयर ओल्ड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द ओटाइटिस मीडिया। पेशेंट को क्या हो गया है, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, मिडल ईयर का इन्फेक्शन, मिडल ईयर का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। मिडल ईयर का इन्फेक्शन हो गया है, पेशेंट 30 ईयर ओल्ड का है, उसे क्या करना है, आई ड्रॉप डालनी है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू एडमिनिस्टर ईयर ड्रॉप फॉर पेशेंट, तो जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मेथड है, पुलिंग द पिन्ना अप एंड बैकवर्ड। पिन्ना को क्या करेंगे, ऊपर और बैकवर्ड खींचेंगे। ये तो होता है एडल्ट के अंदर। एडल्ट के अंदर जो पिन्ना है कान की, उसको आप ऊपर की तरफ अपवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे। ये वाला इसका राइट आंसर होगा। और अगर पिन्ना को डाउनवर्ड बैकवर्ड करते हैं तो ये चाइल्ड में होता है, ये चाइल्ड में होता है, ये चिल्ड्रन में 3 साल से छोटा बच्चा है तो उसके अंदर ये सेकंड आंसर। अगर 3 साल के छोटे बच्चे का पूछ ले, यहाँ 3 साल का पूछ लेते तो उसका आंसर होगा ये। लेकिन ये सारे रॉन्ग आंसर है। इसके अंदर जो राइट आंसर 4 नंबर होगा। 30 ईयर का पूछा है तो इसके अंदर डाउनवर्ड बैकवर्ड जो है वो उसके अंदर पिना को करते हैं बच्चे के अंदर, और अडल्ट के अंदर करते हैं अपवर्ड बैकवर्ड। At the central level, the Union Ministry of Health, Welfare,
of the head of cabinet minister, a minister of a state, and deputy health minister. These are political appointments and have a dual role of several political as well as administrative responsibilities of health. One of the function of union list is, कौन सा यूनियन इसका फंक्शन है? तो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल, नर्सिंग एंड एलिड हेल्थ प्रोफेशन, ये इसका फंक्शन है, ये इसका कार्य है मेन. प्रिवेंट द एक्सटेंशन कम्युनिकेबल डिजीज फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, ये नहीं है. और इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन एंड कंट्रीज, ये भी नहीं है. और टू ऑर्गेनाइज द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम थ्रू द फैमिली वेलफेयर सेंटर्स, ये भी इसका नहीं है. तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा तीसरा होगा, रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल, नर्सिंग एंड अदर एलिड हेल्थ प्रोफेशंस. ठीक है. उसके बाद में ये सुप्राप्यूबिक सिस्टेक्टोमी, सुप्राप्यूबिक सिस्टेक्टोमी हो गई है पेशेंट की. तो विद द मैकॉर्ड कैथेटर हैज बीन ऑर्डर ऑफ द पेशेंट, विच ऑफ द कैथेटर हैज बीन इमेज इन द मैकॉर्ड कैथेटर, कौन सा है? तो मैकॉर्ड कैथेटर जो है, मैकॉर्ड कैथेटर कौन सा है? तो मैकॉर्ड कैथेटर जो है, मैकॉर्ड कैथेटर जो होता है वो ये होता है 1 नंबर. जो इसके अंदर 1 नंबर कहाँ पे है? तो इसमें ये है, तीसरे में 1 नंबर बताया, तो ये इसका राइट आंसर है. बाकी ये सब रॉन्ग आंसर है, बाकी ये सब रॉन्ग आंसर है. ये तो राइस ट्यूब की तरह दिख रही है, या फिर सिंगल ल्यूमन हो सकता है. ये नॉर्मल पोलिस कैथेटर है, ये कंडोम वाला पोलिस कैथेटर होगा. तो जो मैकॉर्ड वाला है वो ये होता है, आगे की तरफ ऐसा, आगे की तरफ ऐसे ऐसे करके एक डिज़ाइन होती है, तो वो मैकॉर्ड वाला ये वाली. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए होम विजिट कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ए मिडिल एज वुमेन रिपोर्ट टू द नर्स दैट शी हैज़ हैड weakness, fatigue, dyspnea, headache for the past 3 months. On physical examination, the nurse note spoon shaped fingers. कैसी फिंगर हो गई है? फिजिकल एग्जामिनेशन करने में पता चला कि पेशेंट की जो स्पून शेप फिंगर नेल्स, स्पून शेप फिंगर नेल्स. देन हार्ट रेट भी ज़्यादा है, 120 पर मिनट है. और द बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग द नर्स डॉक्यूमेंट दैट द वुमेन में हैव, वुमेन को क्या है? एनीमिया है. कौन सा एनीमिया है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है. पेशेंट में स्पून शेप फिंगरनेल्स और हार्ट रेट ज़्यादा है, फटीग, वीकनेस, ये वाले सिम्टम भी देखने को मिल रहे हैं. ये सब एनीमिया के सिम्टम हैं, लेकिन स्पून शेप वाले हैं जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलते हैं. एप्लास्टिक एनीमिया में नहीं देखने को मिलते हैं. फोलिक एसिड डेफिशिएंसी इसमें भी नहीं, हेमोलाइटिक एनीमिया में नहीं. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम is introduced in a hospital to support us like patient care and admission to the hospital. The nurse is expected to have culture leg which of the overcome by which of the following. तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? The organization should be invest of equipment and ट्रेनिंग द नर्स. ये इसका हॉस्पिटल फॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस द हॉस्पिटल सपोर्ट टास्क, जो ये टास्क होती है वो ऑर्गेनाइज शुड बी इन्वेस्ट द इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द नर्स. द नर्स ऑर्गेनाइज शुड बी लीव द नर्स लर्न नॉट हिज, ये नहीं होगा. ये सारे आंसर रॉन्ग आंसर है. उसके बाद में ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए पेशेंट चेस्ट, नर्स ऑब्जर्व द बैरल चेस्ट. बैरल चेस्ट किसका सिम्टम है? तो बैरल चेस्ट किस में देखने को मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है, बैरल चेस्ट. बैरल चेस्ट एम्फाइसीमा में देखने को मिलता है. तो बैरल चेस्ट है, रिकेट्स में नहीं देखने को मिलता है, मेफिन सिंड्रोम में नहीं, काइपोसिलिकोसिस में भी नहीं. ये तो स्पाइन से रिलेटेड है, ये वाली तो स्पाइन से रिलेटेड है, स्पाइन का शेप चेंज हो जाता है. उसके बाद में A problem based learning is student enter the learning strategy in which the student collaborating solve the problem and his reflect on experience. One important component is, इसके अंदर क्या important component होंगे? Focus on education program नहीं, गलत आंसर है ये. Flexible approach learning नहीं. प्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिचुएशन एंड प्रॉब्लम ऑफ वॉलंटियर्स लाइफ, ये इसका राइट आंसर होगा. केयरफुली इंस्पेक्शन ऑफ मेथड, ये इसका रॉन्ग आंसर. उसके बाद में द नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूली एडमिट क्लाइंट.
द नर्स ट्रे शुड बी कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक को छोड़ के। फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, क्या करना है नर्स को? फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पिटेशन, परक्यूशन, तो ये सब कुछ करते हैं। तो इसके अंदर फंडोस्कोप की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, फंडोस्कोप की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एक्सेप्ट पूछा है, मतलब क्या चीज़ नहीं ले जाओगे। तो स्पेगमोमीटर है तो है बीपी इंस्ट्रूमेंट, और स्टेथोस्कोप बीपी नापने के लिए वो गले में डालते हैं, वो थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के लिए, ये टेम्परेचर नापने के लिए, तापमान नापने के लिए, बीपी चेक करने के लिए, ये तो सब फिजिकल एग्जामिनेशन में चाहिए। लेकिन फंडोस्कोप जो आई का एग्जामिनेशन करने के लिए चाहिए, ये इसमें डॉक्टर का काम है वैसे फंडोस्कोप को चेक करना, तो नर्स का तो वैसे काम ही नहीं है, तो ये ज़्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है द प्राइमरी फीवर इन मलेरिया कोरिस्पॉन्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट्स इन द रेड ब्लड सेल कंपाउंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसके अंदर मलेरिया के अंदर 3 स्टेज होती है, मलेरिया के अंदर 3 स्टेज होती है, सबसे इम्पोर्टेंट मलेरिया के अंदर 3 स्टेज होती है। इनमें एक्सेप्ट पूछा है, इसके अलावा इसमें भी एक्सेप्ट पूछा। मलेरिया के अंदर 3 स्टेज होती है, तो इस मलेरिया के अंदर सबसे पहले जो स्टेज होती है वो होती है कोल्ड स्टेज। जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है कोल्ड स्टेज, इसमें पेशेंट को सर्दी लगती है। उसके बाद में होती है हॉट स्टेज, सेकेंड जो स्टेज होती है वो होती है हॉट स्टेज, ये वाली सेकेंड स्टेज होती है, ये फर्स्ट स्टेज होती है, फिर होती है थर्ड स्टेज। फिर उसके बाद में हॉट स्टेज के बाद में पेशेंट को स्वेटिंग होने लगती है, लेकिन रिप्लेस स्टेज इसमें नहीं होती, ये वाली स्टेज इसमें नहीं होती है, यही इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये वाला होगा, रिप्लेस स्टेज। ये 3 स्टेज में होती है। मलेरिया के अंदर क्या होता है, सबसे पहले सर्दी लगती है पेशेंट को, कंपिंग सीवरिंग वगैरह होने लग जाती है, सर्दी लगती है, तो जो पेशेंट को हॉट वाटर बेच दिया जाता है, कंबल दी जाती है। उसके बाद में पेशेंट को पसीना आने लग जाएगा, पेशेंट का हो जाएगा हॉट स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट का टेम्परेचर 105 डिग्री तक बढ़ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, पेशेंट को अगर टेम्परेचर को कम करने के लिए दवाई मेडिसिन वगैरह देंगे तो पेशेंट का फीवर कम हो जाएगा, लेकिन स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, पसीना पसीना हो जाएगा। तो ये मलेरिया के अंदर स्टेज देखने को मिलती है। उसके बाद में वाटर सरफेस के अंदर अगर ये ऐसा क्या है, लार्वा देखने को मिल रहा है, तो ये लार्वा, ये इमेज दिखाया था, ये इमेज का क्वेश्चन आया था कि ऐसा जो है ये लार्वा ऑफ मॉस्किटो को देखने को मिल रहा है। तो ये किस में आता है, तो ये एनाफ्लीज में आता है, एनाफ्लीज का जो है वो है। तो जो ये मच्छर है उसका लार्वा ऐसा है, तो ये एनाफ्लीज मॉस्किटो का है, कुलेक्स मेंसोनिया और एडेज इनका नहीं है, ये एनाफ्लीज का। Nurse posted for the pediatric ward was doing the dehydration assessment. The child admitted with the complaint of diarrhea. The nurse is not that the child has been unconscious and he has sunken eyes, skin pinch, doing back very slowly. Also, child has not able to drink fluid. Based on the observation, the nurse should be categorized with dehydration. पेशेंट क्या है, सीवियर डिहाइड्रेट हो गया, क्यों हो गया सीवियर डिहाइड्रेट, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है। उसके बाद में शंकर आइज देखने को मिल रहा है, स्किन पिंच हो रही है, ठीक है, और स्लो हो गई है, गोइंग टू बैक स्लो, और चाइल्ड हैज नॉट एबल टू ड्रिंक, और पानी भी नहीं पी रहा है, कुछ भी नहीं पी रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ है, बेहोश हो चुका है, तो फिर वो क्या सीवियर डिहाइड्रेशन होगा। तो पेशेंट सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, मॉडरेट तो होगा ही नहीं, नो हाइड्रेशन नहीं होगा, माइल्ड नहीं होगा, इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन। पेशेंट क्या है, बेहोश हो रहा है और पानी नहीं पी रहा है, शंकर आइज वगैरह देखने को मिल रही है, तो वो सीवियर डिहाइड्रेट होगा पेशेंट। Nurse is posted in the pediatric immunization clinic. She noticed a child who is very active. He is climbing stair in the playroom, walking forward and turning page in book. Based on his observation, that may be approx the age of child. Child क्या कर रहा है, walking forward, turning page. तो कितने साल का बच्चा कर सकता है ये चीजें, स्टेयर, तो क्लाइंबिंग कर रहा है, स्टेयर इन द प्ले रूम के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, वॉकिंग कर रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, टर्निंग पेज को पलट रहा है। तो ये वाली सिचुएशन कौन सा बच्चा करता है, 18 से 24 मंथ का बच्चा ये सब काम कर सकता है, ठीक है। 18 से 24 मंथ का बच्चा, 6 से 9 मंथ का बच्चा तो बिल्कुल नहीं कर सकता, 10 मंथ तक का भी नहीं कर सकता, 12 मंथ तक का भी नहीं कर सकता, 1 साल तक का बच्चा भी नहीं कर सकता। 1 साल का बच्चा चलना सीखता है, लेकिन वो आगे पीछे नहीं, पेज नहीं पलट सकता, प्ले रूम वगैरह में सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ सकता। उसके बाद में द ईयर ऑफ 23 हैज़ बीन डिक्लेयर बाय द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इसका जो आंसर होगा वो होगा
2023 के अंदर इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया, वो इसके लिए किया गया। राइट आंसर होगा ए, प्लेट्स। उसके बाद में वाटर हमर पल्स इन सीन। वाटर हमर पल्स किस में देखने को मिलती है? तो वाटर हमर पल्स किस में देखने को मिलती है? तो ये एरोटिक रीगर्जिटेशन में वाटर हमर पल्स देखने को मिलती है। स्टेनोसिस में नहीं देखने को मिलती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में नहीं, और मेटल स्टेनोसिस में नहीं। तो ये एरोटिक रीगर्जिटेशन में देखने को मिलती है। उसके बाद में एक लाइन, इट एडमिट टू द वार्ड एट 4 PM, सी इज पोस्टेड फॉर एम्ब्रायोटोमी, द नेक्स्ट डे मॉर्निंग द नर्स is expected to record assessment her vital signs before checking the blood pressure. The most important principle the nurse has been following. पेशेंट का क्या करना है? ब्लड प्रेशर चेक करना है। पहले चेक करने से पहले हमेशा क्या करना है? पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। कोई भी अगर प्रोसीजर करते हो, पेशेंट का कोई भी प्रोसीजर करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। कोई भी प्रोसीजर करते हैं, कोई भी प्रोसीजर करते हैं, तो पेशेंट का अगर कैथेटर करना हो, पेशेंट को अगर आइस ट्यूब डालनी हो, बीपी चेक करना हो, टेम्परेचर चेक करना हो, तो हमेशा प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोजीशन, हैंड वॉश, ये सब बात की चीज़ें हैं। सबसे पहले पोजीशन एक्सप्लेन करेंगे, अगर पेशेंट एक्सेप्टेबल होगा कि हाँ ठीक है कर दो, तभी करेंगे, उसके बाद में ये सब चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है स्क्रीनिंग एंड फाइंडिंग। ये इसका सेकेंडरी का एग्जाम्पल है। प्रॉपर डिस्पोजिंग गार्बेज, इंक्रीज द फिजिकल एक्सरसाइज, ट्रीटमेंट, डिजीज एंड रिहेबिलिटेशन। ये है टर्सरी का। ये वाला कौन सा आता है? टर्सरी का आता है। ये तो टर्सरी में आता है, और ये फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह ये प्राइमरी में आते हैं। ये प्राइमरी में आते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। और ये जो है चौथा है सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी के अंदर कौन से आते हैं? प्राइमरी के अंदर वो आते हैं सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, डिजीज होने से पहले उसे एक्सरसाइज वगैरह कराना, डिजीज से बचाने के लिए जो भी काम किया जाता है वो प्राइमरी के अंदर आता है। अगर डिजीज हो गई है तो उसका डायग्नोसिस करना, स्क्रीनिंग करना, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, ये किस में आता है? सेकेंडरी में आता है। अगर डिजीज कन्फर्म हो गई है उसके बाद में उसका रिहेबिलिटेशन करना और डिजीज को डिक्रीज करना, ट्रीटमेंट, डिजीज का ट्रीटमेंट करना, ये सब आते हैं टर्सरी के अंदर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन है, द टी वेव इज ईसीजी प्रेजेंट। टी वेव ईसीजी क्या प्रेजेंट करती है? टी वेव जो है टोटल टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ये नहीं करती है, रिपोलराइजेशन प्रोटीन फाइबर नहीं करती है, टाइम नीड फॉर साइनस नोड स्टिमुलेशन ये भी नहीं करती है। इसमें करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन करती है टी वेव, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। द नर्स इज मैनेजर compares the actual result of the budget with the projected result of the budget. What the budgeting is process is this? तो ये कौन सी प्रोसेस होती है बजटिंग की? तो वेरिएबल बजटिंग, रेवेन्यू बजटिंग और इंक्रीमेंटल बजटिंग, तो ये होती है कंट्रोलिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी 4 नंबर आंसर इसका सही होगा डी, कंट्रोलिंग। उसके बाद द नर्स मैनेजर नीड टू बाई 6 न्यू हॉस्पिटल बेड फॉर द यूनिट, टाइप ऑफ बजट विल बी यूज फॉर द एक्सपेंडिचर। कौन सा बजट इसके अंदर यूज में लगता है? बाई 6 न्यू हॉस्पिटल्स। इसके अंदर जो बजट लगता है वो लगता है आपका सैलरी बजट, नहीं सैलरी बजट नहीं लगता है, कैपिटल बजट लगता है, रेवेन्यू बजट नहीं लगता, ऑपरेटिंग बजट भी नहीं लगता, इसके अंदर कैपिटल बजट। 30-year-old patient has been brought that the emergency department on examination of triage nurse noticed that the respiratory rate is 36 and he had on a non-productive cough. Patient की respiratory rate कितनी हो गई है? 36 हो गई है, 36, ठीक है, ज़्यादा हो गई है। और had the non-productive cough है, history of relevant that they recently has a cold. After lung exploration, analyze the examination of finding this suspect probability to asthma. Patient को क्या है? अस्थमा है। उसका लंग एनालिसिस करने पे पता चला कि पेशेंट को अस्थमा है। Which of the following lung oscillations finding suggest that may have the bronchial asthma? कैसी जो सजेस्ट से पता चलेगा कि पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा है?
ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर व्हीजिंग साउंड आते हैं। तो लो पिच साउंड, मरमर साउंड नहीं होंगे, प्यूरल फ्रिक्शन रिप्स नहीं होगा, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन व्हीज साउंड। हाँ, व्हीजिंग साउंड जो आते हैं, व्हीजिंग जो साउंड होते हैं, व्हीजिंग साउंड अस्थमा के अंदर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है अस्थमा का, ठीक है। पेरिकार्डियल फंक्शन नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व एटलीस्ट सम कंट्रोल बाय द रिसर्चर टू इम्प्लांट द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं, उसके अंदर ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसका जो राइट आंसर होगा क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। और रिलेशन वाला नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। तो ये जो रिसर्च है वो होती है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। उसके बाद में ये पिरामिड बनाया था, इसके अंदर फूड का एक क्वेश्चन था कि द फूड गाइड टू पिरामिड न्यूट्रिशनल एजुकेशन गाइड द emphasizes the importance of food from the different food group. Which of the give statement is are correct? Each food group shown in the picture provides some nutrition required. Each food group is provide all nutrition required. Food in one group cannot be replaced those another food group toward the top of pyramid simply more important. तो ये जो डायग्राम के अंदर बताया गया है ये फूड, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर था वो था 1 and 3। इसके अंदर 1 और 3, ईच द फूड ग्रुप शो इन द पिक्चर प्रोवाइड सम ऑफ द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, न्यूट्रिशन देता है। उसके बाद में फूड ग्रुप टुवर्ड द टॉप ऑफ द पिरामिड आर इंक्रीजली मोर इम्पोर्टेंट, जो टॉप पे रहते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके अलावा फूड ग्रुप कैन नॉट बी रिप्लेस टू अनदर, ये वाला गलत है। तो फूड ग्रुप इज प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, सारे फूड सारी रिक्वायरमेंट नहीं देते। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा 1 नंबर और 3 नंबर राइट आंसर। तो ये इसका राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, द मेन फीचर ऑफ द रूरल कम्युनिटी आर दैट द रूरल कम्युनिटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। फीचर क्या है रूरल कम्युनिटी? डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द नेचुरल एलिमेंट्स लाइक रेन, ड्रॉट, हीट, देयर लीव्स, वर्क इन क्लोज इन्वायरमेंट, रिमोट द नेचर्स, वर्क विद डिफरेंट ऑक्यूपेशन, कॉन्टेक्ट विद लेस मेंबर्स। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है ये ए, जो इसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ नेचर एलिमेंट लाइक रेन वगैरह, ये इसका राइट आंसर होगा। नॉर्मल मैन मैरीज ए वुमेन विद कलर ब्लाइंड देयर चिल्ड्रन वुड बी। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस वाली औरत से शादी करता है तो उसके बच्चे कैसे होंगे ना, बच्चे कैसे होंगे? तो बच्चे होंगे कलर ब्लाइंड सन कैरीज डॉटर। तो नॉर्मल सन एंड कैरीज डॉटर, कलर ब्लाइंड डॉटर कैरी सन, और इसके अंदर जो होंगे वो होगा क्या होगा, कलर ब्लाइंड सन। जो बच्चा होगा वो कलर ब्लाइंड प्रॉब्लम होगी, कैरी डॉटर जो है वो कैरी होगी, नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन नहीं होगा। ये जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन में है? तो ये मैकवर्ड मैनोवर, ये कौन सी मैनोवर्स है? तो ये जो पोजीशन है वो MC रॉबर्ट्स मैनोवर, MC रॉबर्ट्स मैनोवर्स के अंदर ऐसा होता है, MC रॉबर्ट्स मैनोवर। विच ऑफ कंडक्टिंग डिलीवरी वुमेन इन मिडवाइफ सडनली फाइंडिंग दैट द इंटरवल रोटेशन ऑफ द शोल्डर इज नॉट अकरिंग इवन आफ्टर द गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू रिलीज द एंटीरियर शोल्डर, ही इज परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मैनोवर्स इज टू द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में कौन सी मैनोवर यूज कर रही है? तो ये जो मैनोवर यूज करती है तो ये मैनोवर्स होते हैं MC रॉबर्ट मैनोवर्स। रूबिन मैनोवर्स नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसके अंदर जो आंसर है वो 1 नंबर इसका राइट आंसर है। उसके बाद में 92 नंबर क्वेश्चन है, द किडनी आर लोकेटेड। किडनी कहाँ पे है लोकेटेड होती है? तो सबसे इजी क्वेश्चन है, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी के अंदर रहती है। तो किडनी आर लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमेन, रेट्रोपेरिटोनियली रहती है, सुप्रापेरिटोनियल नहीं रहती है, पेरिटोनियल कैविटी में नहीं रहती है, इंट्रा भी नहीं रहती, इंफ्रा भी नहीं रहती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन? डेलीगेशन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है? उसका
सिद्धांत है। तो व्हेन डेलीगेटिंग यू मस्ट बी ट्रांसफर ऑथोरिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो प्रिंसिपल है वो यही है कि when delegating you must be transfer the authority, responsibility is not transferred the delegation, ये नहीं होगा, delegation is the same work, allocation नहीं होगा, no transfer ये नहीं होगा, transfer होगा, ठीक है। उसके बाद में suppose you were the nurse you have posted in COVID-19 screening where the RT-PCR test was conducted, which transport media has used to transport the ट्यूब ऑफ कोविड-19 स्वाब, कोविड-19 स्वाब ट्रांसपोर्ट के लिए VTM यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं? VTM, VVM यूज नहीं करते, VTM यूज करते हैं। वायरल लाइसिस ट्रांसपोर्ट मीडियम, इसकी फुल फॉर्म होती है वायरल लाइसिस ट्रांसपोर्ट मीडियम, वायरल लाइसिस ट्रांसपोर्ट मीडियम, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वायरल लाइसिस ट्रांसपोर्ट मीडियम, इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद में नेक्स्ट है द नर्स प्लान टू टीच द पोस्टपार्टम मदर टू प्रिवेंट ब्रेस्ट एनग्रोसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड द नर्स इंक्लूड हर टीचिंग प्लान? ब्रेस्ट फीडिंग द न्यूनेट एट रेगुलर इंटरवल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। अगर क्या हो गया है, ब्रेस्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया है, मतलब जो निपल्स है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो ब्रेस्ट फीडिंग न्यूनेट्स को कराएं जल्दी से जल्दी रेगुलर इंटरवल से, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मसाज द ब्रेस्ट वेरिकोज बिफोर फाइंडिंग, ये भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये है। डिक्रीज द इनटेक आउटपुट फॉर 24 आवर्स, निपल सील्ड वाइल फीडिंग द न्यूनेट्स। द ब्लड ग्रुप in individual are different due to specific antigen and anti surface blood groups difference कैसे होते हैं? तो वो उसका जो सिंपल आंसर है एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो एंटीजन है वो किस पे? आरबीसी की सरफेस पे रहते हैं। एंटीबॉडी ऑन द आरबीसी सरफेस नहीं होता है, एंटीबॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ डब्ल्यूबीसी नहीं होता है। तो ब्लड ग्रुप कैसे पता लगाते हैं? ब्लड ग्रुप ए बी ओ बी पॉजिटिव, तो इंडिविजुअल आर डिफरेंट ड्यू टू स्पेसिफिक ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। 97 नंबर क्वेश्चन है, तो 2 year old child is brought of the pediatric OPD which the complaint of failure of thrive. On assessment the nurse observed that the children weight less than 3 DSS as per WHO growth chart, MUAC mid upper arm circumference less than 11 centimeter. What would the nurse suspect is child? Child अगर 12 सेंटीमीटर से कम आ रहा है तो वो डिहाइड्रेशन को वो माल न्यूट्रिशन पेशेंट शो करता है, माल न्यूट्रिशन को। तो अगर वो 3SD लेस देन, तो वो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन को शो करेगा। मॉडरेट नहीं होगा, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, और एक्यूट माल न्यूट्रिशन, तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन होगा पेशेंट। तो ये ईसीजी की जो पिक्चर है, इसके अंदर क्या हुआ है? ईसीजी को जी ये पिक्चर है, इसके अंदर ये ईसीजी, ये पी वेव जो है डिप्रेस गिवन द ईसीजी पेशेंट विद लिस्ट मैन द इस्केमिक हार्ट डिजीज द ईसीजी शो। तो ईसीजी क्या शो कर रही है? इसके अंदर ईसीजी जो है क्या शो कर रही है? तो इसके अंदर ये काफी लोगों ने इसका आंसर एसटी सेगमेंट किया था कि एसटी सेगमेंट डिप्रेस दिख रहा है, एसटी सेगमेंट यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेस दिख रहा है, बट इतना ज़्यादा डिप्रेस नहीं दिख रहा है। तो ये इसका राइट आंसर होता है। क्यूआरएस इंटरवल इंक्रीज, ये तो नहीं था। इंक्रीज पीआर इंटरवल, ये भी नहीं है। पीआर इंटरवल इंक्रीज थोड़ा सा हुआ है
है ना। इसको देखें तो ये लेकिन पी डिप्रेस हो रहा है और टी वेव, तो सबसे जो सही आंसर है वो एस टी सेगमेंट डिप्रेस हो सकता है इसका। उसके बाद में द ऑप्टिमल टारगेट ऑफ द पेशेंट विच डायबिटिक मेलाइटिस इज मेंटेनिंग ऑफ ग्रेटेड हेमोग्लोबिन HbA1c 8। HbA1c जो है वो बिलो कितनी होनी चाहिए, 6.5 होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। डायबिटिक मेलाइटिस मेंटेनिंग ये किससे कम होनी चाहिए, 6.5 से कम होनी चाहिए। इससे ऊपर हुआ तो वो डायबिटिक पेशेंट में आता है, बिलो 9 6.5 अबव हो गया तो वो डायबिटिक में आएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट is systemic about the main showing that the data near the main are more frequent occurrence than the data far from the mean is known as normal distribution। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें।